जय हिंद। आप सभी ने कल सुना होगा, कल से चर्चा चल रहा है जो हमारे देश में फिर से 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। 3 व्यक्तियों को ऑलरेडी भारत रत्न फिर से दिया गया है। एक्चुअली इसीलिए ऑलरेडी बोला, जो इससे पहले भी 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इसको टोटल मिला करके इस बार 2024 में भारत में टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है अभी तक। वही भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड या भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है और वह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा बाकायदा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको यह अवार्ड मिलता है। 2024 का अभी तक टोटल मिला करके यदि सरकार अब रुक जाती है तो तब तक 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। यदि आने वाले टाइम में आगे भी मिलेगा तो मैं भी आपके लिए आगे वीडियो वो लेकर के आऊँगा। अभी तक टोटल 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें आपने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना होगा, जो बिहार के भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं और एक आम पब्लिक के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, जिनको जननायक कहा जाता था। उसके बाद बीजेपी का लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, जो भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आज के डेट में बीजेपी के जो हैं वो गाइड माने जाते हैं। ठीक है, मोदी जी के गुरु माने जाते हैं। वहीं पे अभी हाल ही में कल ही भारत सरकार के द्वारा से प्रधानमंत्री की तरफ से रिकमेंड नाम जो है वो अनाउंस किया गया है वो 3 व्यक्तियों को, जिसमें किसानों का एक बहुत प्रसिद्ध नेता जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सोच का बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रभाव है। स्पेशली जाट बहुल एरिया जो भी एरिया है उनमें जाटों पर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका प्रभाव है। और साथ साथ उन्होंने बाद में एक राजनीतिक पार्टी का भी स्थापना किया था और बाद में उनके बेटे जो अजीत सिंह थे उन्होंने भी उस राजनीतिक विरासत को आगे ले गया और आज के डेट में उनका जो पोता है जयंत सिंह, वह जो है उन राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे। वहीं पे एक व्यक्ति को जो भारत रत्न दिया गया है जिसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, वो भी भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पीवी नरसिंहा राव। वो भी इसीलिए क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी भारत के भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, भूतपूर्व 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिंहा राव भारत के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। और आप कैसे भूल जाओगे, जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी तब उस समय में ही पीवी नरसिंहा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का क्या बनाया था, वित्त मंत्री बनाया था। और इन दोनों का मॉडल, जिसको मनमोहन राव मॉडल कहते हैं, राव मनमोहन मॉडल कहते हैं, और इन्होंने लिबराइजेशन पे जबरदस्त तरीके से भारत पे फोकस किया था और इन्होंने एक एलपीजी का सिद्धांत दिया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का सिद्धांत 1991 में इन्होंने दिया था, जब बहुत ज़्यादा देश में इकोनॉमी की जो है स्थिति बहुत दयनीय थी। तो आप उनको कैसे भूल सकते हैं। वहीं पे तीसरे व्यक्ति जिनको भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है, जिनका नाम एस स्वामीनाथन है और हाल ही में अभी उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है जो एक्चुअली भारत के जेम्स थे। तो टोटल मिलाकर के 2024 में भारत के कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। रूल के हिसाब से, जो भारत सरकार के जो डिटेल हैं उसके हिसाब से अब मतलब 1 साल में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा चुका है। बट इस बार चूंकि 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, जो सरकार ने रूल में चेंज किया है या नहीं चेंज किया है। यदि कोई आएगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। आज के डेट में ये बस आपको समझना है, जो 2024 का भारत रत्न किस किस को दिया है, तो 5 व्यक्तियों को दिया है। तो आप सभी ने यदि देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो फटाफट पहले जा करके, इससे पहले जो 2 मैंने वीडियो बनाए हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के संबंध में और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के संबंध में, उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स में जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। और भारत रत्न के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप जाकर के वहां से कर लीजिए, गारंटेड किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम बाकी तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने में प्रेजेंट हुआ हूं और आप सभी का आपके चैनल, मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा ट्रेडिशनल भारत रत्न के बारे में, जो स्टैटिक जी के आता है भारत रत्न से संबंधित, इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बार किसको मिला था, ये सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाकर के कर्पूरी ठाकुर वाला जो भारत रत्न वाला वीडियो है उसको जाके देख लीजिए।
वो करंट अफेयर्स में, आर्ट एंड कल्चर में देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। दोबारा से फिर उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न की बात करते हैं तो जैसा आपको बताया 2024 के लिए अभी तक 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। जैसा बताया 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो जिसका एक का नाम है कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ये 5 व्यक्ति हैं जिनको दिया जा चुका है। आप किसी भी एग्जाम देने के लिए जाओ, खलासी चपरासी से लेकर के UPSC एग्जाम तक देने जाओगे, 500% गारंटेड ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। अब देखो, ये 5 का नाम बच्चा बच्चा जानता होगा, जान जाएगा, जनवा देंगे, बट मैं आपके लिए यदि सामने आया हूं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, और आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए वीडियो देखते हुए, जो ये सिर्फ 5 व्यक्ति का नाम लेकर के मैं नहीं आया हूं। आप वीडियो खत्म होने दीजिए, 10-15 मिनट बाद आप डिसाइड कर लेंगे जो आपने इसमें क्या पाया और मैं क्यों आया था आपके सामने में। तो उसी विश्वास के साथ एक बार आप फटाफट इसको देख लीजिए। जैसा आपको पता है 2024 में अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम 5 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। अदरवाइज भारत रत्न देने में जो रूल है वो 3 व्यक्तियों को एक बार में दिया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल, जब आप जीके का आर्ट एंड कल्चर में भारत रत्न टॉपिक देखोगे तो उसमें आपका ऑलरेडी मेंशन है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने वाला वीडियो और कर्पूरी ठाकुर वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए। अब देखिए, अभी तक जैसा बताया मैंने, अभी तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है टोटल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार कितने व्यक्तियों को मिला? 5 व्यक्तियों को। सबसे ज्यादा इतना कभी भी नहीं मिला है किसी व्यक्तियों को, क्योंकि रूल ही है 3 को देने का। इससे पहले एक बार 4 को दिया जा चुका है। वहीं अभी तक टोटल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। वहीं पे आपको बताया यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यही होता है। साथ साथ इसमें आपको पता होना चाहिए जो 1 रुपया नहीं दिया जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल रैंकिंग की बात करते हैं वो बहुत जबरदस्त है, 7A होता है। मतलब जीवन भर आपकी रैंकिंग 7A होता है। जैसे रिलेट समझिए, जो राष्ट्रपति की रैंकिंग नंबर 1 होता है, वाइस प्रेसिडेंट की रैंकिंग 2 होती है, प्राइम मिनिस्टर की रैंकिंग 3 होती है, उसी तरह से 7A है। मात्र 4 व्यक्ति पीछे जो है, कोई भी व्यक्ति भारत रत्न है वो राष्ट्रपति से मात्र 4-5 व्यक्ति पीछे खड़ा होगा। ठीक है, तो ये रैंकिंग 7A हो गया। तो ट्रेडिशनल जीके का बार बार कह रहा हूं, बहुत बार आपको ये बात में सुनने को मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और आपके लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ट्रेडिशनल भारत रत्न के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में सारा जाकर के वहां पे समझ लीजिए। अब मैं करंट की बात कर रहा हूं। इस बार जैसे 2 का बताया, कर्पूरी ठाकुर का वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, लालकृष्ण आडवाणी का वीडियो अवेलेबल है, दोनों आप वहां से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इससे पहले आप यहां देखिएगा, जो पांच व्यक्तियों को जो इस बार भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। जी हां, जिसको अंग्रेजी वाले पोस्टथॉमसली कहते हैं, मतलब वह व्यक्ति जो मर चुके हैं उनके बाद उनको रत्न के तौर पे भारत रत्न दिया जाता है। तो जैसे कि कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, इन सभी को मरणोपरांत पोस्टथॉमसली दिया गया है, और लालकृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है जो इनमें से किस किस को मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत जो है आप सभी को पता होगा, सबसे पहली बार 1966 में स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहली बार ही लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मरणोपरांत 1966 में मिला था। यह आप लोगों को ट्रेडिशनल में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अब हम सबसे पहली बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो इनका जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। मैंने बोला था ना, मैं आया हूं तो कुछ लेके आया हूंगा आपके साथ। जी हां, कुरकुरे चॉकलेट लेके तो नहीं आया है, ठीक है, नहीं आ सकता हूं, बट ये लेके जरूर आया हूं, जिससे एग्जाम में पास करके, और कुरकुरे चॉकलेट नहीं, बर्गर पिज्जा सब कुछ आप खरीद सकते हो। चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, और आप कैसे भूल जाओगे, जो इन्हीं के जयंती पर अंग्रेजी वाले बर्थ एनिवर्सरी, या CBSE वाले बर्थ एनिवर्सरी, या इन्हीं के जयंती पर, जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 23 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा 2001 से किसान दिवस या फार्मर डे मनाया जाता है। कैसे आप भूल जाएंगे? 25 दिसंबर तो याद रखोगे आप, बट 23 दिसंबर आप नहीं भूल सकते हैं। तो 23 दिसंबर जो किसान डे या फार्मर दिवस मनाया जाता है, वो इन्हीं व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में।
क्यों? क्योंकि इनको किसानों का एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है। तो इनके जयंती पर 23 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा जो है वो किसान दिवस अनाउंस किया गया था और 2001 से ये मनाया जा रहा है। वहीं पे इनकी मृत्यु जो है वो 29 मई 1987 को हो गई थी। क्लियर है। वही बात करते हैं, इनका जो मॉन्यूमेंट्स है या समाधि स्थल है वो किसान घाट पे है। आपने सुना होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, स्पेशली डीएसएसबी एग्जाम वगैरह में, टीचर के एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। जो एकता स्थल जो है वो किसका समाधि है, विजय घाट किसका है, शक्ति स्थल किसका है, सारे दिल्ली में जो है नई दिल्ली मतलब दिल्ली में राजघाट के आसपास सारे हैं। तो उसी तरह से वहीं पे किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल या फिर उनका मॉन्यूमेंट्स है। तो दो चीजें आपने पढ़ लिया। पहली बार इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है या फार्मर डे मनाया जाता है, भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली अनाउंस है और इसको हम याद करते हैं। वहीं पे इनका जो समाधि स्थल है किसान घाट पे है। तो चूंकि ये किसान के नेता थे, किसान थे, किसान के बेटा थे, इसीलिए भारत सरकार ने जो है किसानों को सम्मान देते हुए, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किसानों को सपोर्ट करते हुए उनको जो है उनका एक मतलब अधिकार देते हुए जो है एक किसान के बेटे को, एक किसान के नेता को जो है भारत रत्न दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, यह एक सम्मान की बातें हैं। ठीक है। वहीं पे यह भारत के 5वें पीएम थे। ध्यान दीजिएगा, भारत के पीएम रह चुके हैं। मतलब ये जो 5 व्यक्तियों को मिला है इसमें से 2 व्यक्ति भारत के भूतपूर्व पीएम रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, एक पीवी नरसिम्हा राव और एक चौधरी चरण सिंह। तो भारत के 5वें पीएम थे 1979 से 1980 तक। ठीक है, डेट वेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी 1979 से 1980 तक ये पीएम रहे थे। वहीं ये भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि जब आप अपर पोस्ट पे रहते हो, टॉप मोस्ट पोस्ट पे, तो नीचे वालों को नहीं ध्यान रखा जाता है, तब भी आप ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ दे ये क्या क्या रहे हैं। तो ये भारत के यदि बात करते हैं तो तीसरे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ साथ 5वें प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्लियर हो गया। वहीं पे इन्होंने क्या किया था, 1980 में इन्होंने लोकदल पार्टी का स्थापना किया था। जी हां, 1980 में इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई थी, लोकदल पार्टी। और वही पार्टी बाद में, वही जो बाद में आरएलडी बन गया, मतलब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बना, जो कि जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, नलका था, या जिसको हैंडपंप कहते हैं। एक्चुअली बाद में जाकर के 90 के आसपास, 96 के आसपास में इनका बेटा अजीत सिंह था, चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने जो है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का स्थापना किया था, जो कि जनता पार्टी का ही आगे वाला रूप था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। साथ साथ ये भी आपको बता दूं, यह यूपी के 5वें सीएम भी रह चुके हैं। 18 फरवरी से 1970 से 1 अक्टूबर 1970 के बीच में यह रह चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा? बाय द वे, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हाल ही में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, वो इनमें से किस किस इनकी से उनसे संबंध में कौन कौन सी बातें सही है, क्योंकि आज के डेट में क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है। तो यह भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1 साल के लिए, भारत 5वें प्राइम मिनिस्टर रहे थे, भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। साथ साथ यह एक बहुत जबरदस्त तरीके से किसान नेता थे, जाट थे, और जाट बहुल क्षेत्र में इनका बहुत जबरदस्त पकड़ है, स्पेशली जो बुजुर्ग या फिर जो बुजुर्ग लोग थे उनके बीच में। धीरे धीरे नए जनरेशन की सोच बदलती जा रही है और वो फिर जो है इनको सम्मान करते हैं, साथ साथ जो है वो इनकी बातों पे भी चलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, इनका जो है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है और समाधि स्थल इनका किसान घाट है। तो ये आप एक बार चौधरी चरण सिंह के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भारत रत्न का ये ट्रेडिशनल है, 5 व्यक्तियों को दिया है, जिसमें से 4 को मरणोपरांत है, जिसमें से 2 जो है भारत के भूतपूर्व या फॉर्मर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीज अभी तक टोटल 53 व्यक्तियों को मिल चुका है। बाकी ट्रेडिशनल जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पुराना वीडियो भारत रत्न का देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक पोर्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं जो 2 तो बता दिया था, कर्पूरी ठाकुर ऑलरेडी बता रखा हूं पहले वीडियो में, लालकृष्ण आडवाणी पहले वीडियो में बता आज चौधरी चरण सिंह बता दिया। अब हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, यह भी भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था।
कहां पे? वर्तमान तेलंगाना में। उस समय तेलंगाना तो नहीं था, ऑब्वियसली बात है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना 14 में बना है। तो उस समय जो आंध्र प्रदेश वाला राज था, इवन वो भी ब्रिटिश राज था, तो उस टाइम में जो है ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, पर वर्तमान के तेलंगाना में जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। गौर कीजिए, ये 23 दिसंबर में यहां इनका जन्म हुआ था और 23 दिसंबर में यहां पे मृत्यु हुई थी इनकी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। वहीं इनका जो समाधि स्थल है वो ज्ञान भूमि है। इनका समाधि स्थल ज्ञान भूमि है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वो भी राजघाट के पास ही है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, यह भारत के 9वें पीएम रह चुके हैं, भारत के 9th नंबर के पीएम रह चुके हैं और पूरे 5 साल के लिए इन्होंने, इनका टर्म था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। कंप्लीट 5 साल के टर्म रहे। किस पार्टी से? तो ये कांग्रेस पार्टी से। ये ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से यह भारत के जो है 9वें पीएम रह चुके हैं पूरे 5 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके योगदान को आप भूल नहीं सकते हो। कांग्रेस पार्टी ने जो है इनको अभी तक भारत रत्न नहीं दिया, जैसा कि वो बाकी को देते रहे हैं। ये डेफिनेटली उनको देना चाहिए था, बट कांग्रेस पार्टी की भूल को सुधारा है वर्तमान की जो एनडीए और बीजेपी नीति सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट सरकार है, उन्होंने इस तरह का दे करके उन्होंने कुछ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की है। उन्होंने उनको सम्मान दिया है जो एक्चुअली भारत के रत्न थे। ये वास्तविकता है और इस बात को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं यह आंध्र प्रदेश के, चूंकि आंध्र प्रदेश के थे, आज तेलंगाना है, जो कल तक आंध्र प्रदेश था, पता है आपको। तो यह आंध्र प्रदेश के 4थे सीएम भी रह चुके हैं। 1971 से 73 तक यह जो है आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। तो आपने क्या समझा? ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, भारत के पीएम रह चुके हैं, 9वें पीएम थे और पूरे 5 साल के लिए पीएम थे। ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से। अब आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और आज के डेट में बहुत चर्चा का विषय है, आ गए श्री राम। वो भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। रामलला का आपने सुना होगा, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, आपने सुना होगा। तो उन्हीं की बात करते हैं। इनके समय में ही, इनके पीएम के समय में ही 6 दिसंबर 99 को बाबरी मस्जिद डेमोलिस्ट किया गया था। जी हाँ, आज के डेट में जहां पे मंदिर बना है, वहां पहले आपको पता है जो बाबर के टाइम में उस मंदिर, जो पहले राम जन्मभूमि था, जो राम जी की मंदिर थी, उनको तोड़ करके वहां पे बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। ये बाकायदा प्रूव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया। तो वो जो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था, डेमोलिश किया गया था, उस समय में जो हजारों कार सेवक जो अपनी भावना के साथ उस पे टूट पड़े थे मस्जिद पे, वो उस समय में जो भारतीय हिंदू परिषद के जो WVH कहते हैं, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बेसिकली बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में बाबरी मस्जिद जो है वो तोड़ा गया था? तो 6 दिसंबर 1992 को इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के टाइम में तोड़ा गया था। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जी हाँ, ये है लिब्रान आयोग। लिब्रान आयोग एक्चुअली ये हाईकोर्ट के पूर्व फॉर्मर जस्टिस थे। लिब्रान आयोग मनमोहन कुमार लिब्रान, MK लिब्रान थे। तो जिसके 10 दिन बाद ही, बाबरी मस्जिद डेमोलिश के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को उसके जांच के लिए, जो आखिर भाई ये टूटा कैसे, इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हुई और उन्होंने तोड़ा कैसे, तो इसकी जांच के लिए MK लिब्रान आयोग भारत सरकार ने बनाया था, जिसमें गौर करो, जिसमें 48 बार विस्तार के बाद 48 टाइम उसको एक्सपेंड किया गया के बाद 17 साल की देरी से 30 जून 2009 को पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब आप सोच के देख लीजिए यहां पे क्या हुआ था। मतलब एक्चुअली ये जो बाबरी मस्जिद हुआ था, 6/9 कांड हुआ था, या बाबरी मस्जिद डेमोलिस्ट हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। आपको बताया था जैसा कि मस्जिद को तोड़ा गया था उस समय के कार सेवकों के द्वारा, और उसमें काफी लोगों की जानें भी गई थी, गोली भी उन पे चलाया गया था, वगैरह वगैरह। बट उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उन्होंने बाद में 10 दिन बाद एक कमेटी बनाई थी जो उसकी जांच करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था MK लिब्रान नाम के जो फॉर्मर जज थे, उनके अध्यक्षता में बनी थी, इसीलिए इसको लिब्रान आयोग कहते हैं। बट अब आप सोच के देख सकते हैं, जो इस कमेटी का यह काम था, जो मात्र 3 महीने में इसको रिपोर्ट देना है। बस इस कमेटी ने, सोचिए, 3 महीने में रिपोर्ट देना है, बट इस कमेटी ने 17 साल बाद, जी हां 17 साल की देरी, 17 ईयर की जो है डिले से इन्होंने क्या है रिपोर्ट सौंपा। और इस कमेटी में 48 बार
48 टाइम्स जो है इस कमेटी का टाइम एक्सपेंड हुआ था और तब जाकर के 30 जून 2009 को पीएम मनमोहन सिंह को इसको जो है रिपोर्ट सौंपा गया था। अब आप सोच सकते हैं सरकार कितना खेल खेलती है, जो सरकार जिस टाइम में होती है वो कितना खेल खेलती है। बिना सरकार के हिंट के ही या बिना सरकार के सपोर्ट के ही कोई कमीशन जो है जो कंस्ट्रक्ट किया गया उसके जांच करने के लिए, और वो 17 साल बाद रिपोर्ट सौंपेगी, ऐसा पॉसिबल है। और साथ साथ वह उसका जो कार्यकाल 48 बार जो एक्सपेंड कर दिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। बाकी आप सभी समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो है उस समय में बेसिकली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये वही थे, उन्हीं के पीएम थे और इन्होंने बेसिकली आयोग बनाया था। तो ये दोनों जो है हमारे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर एग्जाम के लिए 500% गारंटेड क्वेश्चन है, जो डेमोलिश किसके पीएम के टाइम में हुआ था और उन्होंने कौन से आयोग बनाए थे। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सम्मान आज के पीएम भी करते हैं और पूरे देश का नागरिक करता है, जिसको इनका नॉलेज है, वो जो एक्चुअली जब यह पीएम बने थे उस समय में देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी और इन्होंने जो है किसी तरह से मनमोहन सिंह को मना करके, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं और वह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उनको जो है इन्होंने भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए तैयार कर दिया और इन दोनों ने मिलकर के राव मनमोहन एक प्लान लागू किया था। तो वही चीजें बताया था जो इनको भारतीय इकोनॉमी में लिबरल रिफॉर्म्स का जन्मदाता माना जाता है। मतलब लिबरल रिफॉर्म्स मतलब काफी ज्यादा जो है मतलब चीजों को जो है कोजेंट ना करके काफी लिबरल करके जो है इकोनॉमी को रिफॉर्म करना था, सुधार करना था। तो वही चीजें हैं, इसीलिए भारत में फादर ऑफ लिबरल, भारतीय इंडियन इकोनॉमी का जो फादर ऑफ लिबरल रिफॉर्म्स किसको कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। और इन्होंने पीएम रहते हुए वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ अभी बताया था देश में एलपीजी मॉडल दिया। एलपीजी मॉडल की बात करते हैं, एल से क्या होता है लिबराइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा छूट दी, जो भाई कोई भी आइए और यहां पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब उदारीकरण की नीति इन्होंने ही दी थी। मतलब एलपीजी लिबराइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। भाई कोई भी इकोनॉमी तभी जाके डेवलप होगा जब उसमें प्राइवेटाइजेशन भी होगा, मतलब कंपटीशन होगा, सरकारी भी होगा और आपका प्राइवेट भी होगा। कोई भी इकोनॉमी तभी डेवलप होगा जब वो ग्लोबलाइजेशन होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है वहां पे उसकी चीजों की जो है वो फैलावा होगा। और साथ साथ उदारीकरण की बात करते हैं, लिबराइजेशन की बात करते हैं, उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अब यदि मतलब हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, किम जोंग की बात करते हैं, तो वो लिबरल नहीं है, वहां पे कंप्लीट तौर पे सरकार का ही कंट्रोल है और सरकार जो कहती है वही होगा। ठीक है, चीन की बात करते हैं, वहां भी वही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो उदारीकरण की नीति भारत में किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, लिबराइजेशन की पॉलिसी किसके द्वारा दिया गया था, तो यही थे हमारे जो है पीवी नरसिम्हा राव। इनके द्वारा ही लिबराइजेशन उदारीकरण का जो दिया गया था। तो आज के डेट में बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है कांग्रेस पार्टी के ही पीएम को भी सम्मान दिया है, जिसका सम्मान उन्होंने खुद नहीं दिया। इसमें बुराई क्या है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनके टाइम में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, इनके समय में लिब्राहन आयोग बना था और इनके समय में ही इकोनॉमी में उदारीकरण की नीति या पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हुआ था और उसी के तहत मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ मिलकर के देश में एलपीजी मॉडल लॉन्च किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? बाकी आपको इकोनॉमी का इसको डिटेल देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है इकोनॉमी के जो 5 ईयर प्लान वीडियो है उसमें जाकर के देखिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पे एमएस स्वामीनाथन के बातें, जो पहला बता दिया, 2 बता दिया, तीसरा चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। अब हम एमएस स्वामीनाथन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म और 28 सितंबर 2003 को अभी हुआ है, 28 सितंबर 2003 को तमिलनाडु में इनकी जो है जन्म हुआ था, वहीं पे इनका मृत्यु हुई है तमिलनाडु से। ये क्या थे? एग्रोनॉमिस्ट थे या कृषि वैज्ञानी थे। ये एग्रोनॉमिस्ट कृषि वैज्ञानी थे, ठीक है, कृषि विज्ञान थे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है या भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप कैसे भूलेंगे? जो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ
ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली हरित क्रांति भारत में 1968 में, एक्चुअली 1960s में कहा जाता है इसको, 60 के दशक में, बट 1968 में, 67-68 में पंजाब से शुरू हुआ, जिसमें गेहूं उत्पादन में क्रांति लाई गई थी। तो दोनों चीज पूछ दिया जाता है, कई बार ये पूछ दिया जाता है उत्पादन ये कब हुआ था, तो 1968 में ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें बेसिकली किस फसल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में बहुत जोर दिया गया था, एक क्रांति आई थी, एक रिवोल्यूशन आया था, तो स्पेशली जो है वो किस में? गेहूं के उत्पादन में। वहीं पे इसमें क्या किया गया था? तो इन्होंने क्या किया था, मैक्सिको, गौर करना, इन्होंने क्या किया था, मैक्सिको के बीज को, मैक्सिको से बीज मंगाया था, मैक्सिको के बीज को, सीड्स को, किसके? गेहूं के सीड्स को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिक्स्ड कर गेहूं के उच्च उत्पादकता वाले उच्च किस्म के बीजों का उत्पादन किया था। मतलब इन्होंने क्या किया, जो है मतलब हाइब्रिड मॉडल एक तैयार किया था, जो मैक्सिको के जो काफी अच्छे जो बीज थे गेहूं के, उसको पंजाब के बीज के साथ मिक्स करके और उसका उत्पादन किया था, और उससे बहुत अच्छे तरीके से का बीज बनाया था, और जिससे फिर गेहूं का उत्पादन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। इसीलिए चूंकि इन्होंने इतना सब कुछ किया, तो इसीलिए इनको भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। मतलब गेहूं की उत्पादन में क्रांति लाने का श्रेय कंप्लीट तौर पे इनको ही जाता है। ठीक है, अब आप इनका व्यक्तित्व समझ सकते हैं, जो 1971 में, सोचिए 1971 में ही इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वही पुरस्कार होता है, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड वही अवार्ड होता है जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। जी हां, विश्व का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो है नोबेल प्राइज। वहीं पे एशिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, एशिया का नोबेल जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही कहा जाता है, जो फिलीपींस के 5वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इस वीडियो को भी यदि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को आपको जाकर के देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग का पता चल जाएगा, जो 2023 का किसको मिला था, यह अवार्ड क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपकी हर क्वेरी की जो है समाधान वहां पे है, और किसी भी क्वेश्चन का किसी भी एग्जाम में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वहीं पे 1987 में, उस समय में पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार जो है यूएनओ के द्वारा एक तरह से जो है वो स्टार्ट किया गया था, यूएनओ के सुपरविजन में ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो पहला जो है वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया था इनको ही, तो ये भी आप समझ गए। वहीं पे अब आप समझिए, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड तो भारत रत्न है, पता है, बट वहीं पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, उसको हम कहते हैं पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है, पद्म भूषण, और चौथा कौन सा है, पद्मश्री। एक्चुअली पद्म अवार्ड 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। जो लिखने में जितना बड़ा वो उतना रैंकिंग ज्यादा है। मतलब सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण और चौथे स्थान पे पद्मश्री। अब आप देखिए, इन व्यक्ति को, एम एस स्वामीनाथन को भारत सरकार की तरफ से 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण, आज के डेट में 2014 में भैया क्या, तो भारत रत्न। ठीक है, 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार। आप बताओ ना, बच क्या गया भाई, क्या बच गया? अब आप ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दोगे तो किसको दोगे? इसमें कहां पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हैं? और दूसरी बात है, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ करके एग्जाम में नहीं जाओगे तो किसके बारे में पढ़ के जाओगे? तो आप थोड़ा सा इसके टॉपिक को, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझना। वहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और रिलेट आता है, आप सभी को पता होगा, नहीं तो आज के बाद आप भूलना मत। जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, क्लियर हो गया। वही क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है विश्व में? तो लिए लिखा मैंने, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक, यही ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक जो है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कौन थे, अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। क्लियर हो गया, अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, इनको कहा जाता है। और इनकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हो, जो 1970 में इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। किसके लिए? शांति के लिए। सोच के देखिए,
1970 में इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसका मैंने क्या बताया, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है, वर्ल्ड लार्जेस्ट अवार्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज नोबेल प्राइज। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल के याद में, जो स्वीडन के थे, स्टॉकहोम के थे, उनके याद में यह दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, आप इसका जो है प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप किसी भी कंडीशन में स्किप करके नहीं जाओगे। इससे पहले वाला भी भारत रत्न के जो 2 वीडियो है उसको भी देख लीजिए, इसको देख करके और अपना ये टॉपिक, यह पॉइंट कंप्लीट करके जाएं और आप अपना 1 से 2 नंबर फिक्स करें। और 1 से 2 नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है वो तब पता चलेगा जब आप किसी एग्जाम में 1 नंबर से रहते हो। और यदि आपको थोड़ा सा भी इसको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, इतना तो आप कर सकते हो। यदि आपको लगता है जो मैं आप लोगों के उम्मीद के अकॉर्डिंग पढ़ा पा रहा हूं तो आप इसको थोड़ा सा शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ साथ जिनके मन में जीके का फोबिया है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उसके बाद आप जीके के बारे में डिसाइड करें। तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, आपके लिए कंटेंट ला करके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।